हेलो बच्चों, तो चलो पीवाईक्यू की नेक्स्ट सीरीज को करते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है द प्लॉट ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर वेरियस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम अगेंस्ट आर आर गिवन। आर के अगेंस्ट अपन को वेरियस प्लॉट दे रखा है, तो अपन को बताना 3s का कौन सा करेक्ट ऑर्बिटल का वो ग्राफ है, कौन सा प्लॉट है करेक्ट। तो 3s में अपन देखते हैं रेडियल नोड कितने होंगे। रेडियल नोड कितने होते हैं? रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है रेडियल नोड इक्वल्स टू एन विच इज 3, एल कितना 0 -1, एन माइनस एल माइनस 1। कितने नोड आने चाहिए? दो नोड किसमें बताओ? इसमें एक नोड है तो ये नहीं हो सकता। कितने नोड है? ये नहीं हो सकता। इसमें एक नोड है तो ये नहीं हो सकता। फिर इसमें नोड है ही नहीं। इसमें कितना नोड है? एक और एक, दो नोड है। कितने नोड आएंगे बोलो? दो नोड। अगर दो नोड है तो क्या हो जाएगा बोलो? दो नोड है तो कौन सा ग्राफ हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया जाए तो क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द स्पिन-ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवैलेंट मतलब दो आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कौन सा? डाइवैलेंट आयन है एंड एटॉमिक नंबर 29 है। मतलब क्या है बोलो? Cu+2। Cu+2। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बोलो? आर्गन 3d10 एंड क्या होता है? 4s1 +2 होगा तो क्या हो जाएगा बोलो? आर्गन। ये खत्म हो जाएगा और ये इसे एक और चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3d9। क्या हो जाएगा? 3d9। मैग्नेटिक मोमेंट पर चैनपेड इलेक्ट्रॉन कितना बोलो? 1। कितना? 1। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? √n × n+2। तो क्या हो जाएगा बोलो? √3। √3 की वैल्यू क्या होगी? 1.73 बोर मैग्नेटॉन। ये इंटीजर पूछ रहा है तो इंटीजर में वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? 2। इंटीजर में क्या हो जाएगी? 2 वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने की अपन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द ऑर्बिटल हैविंग 2 रेडियल नोड एज वेल एज 2 एंगुलर नोड। एंगुलर नोड मतलब एल की वैल्यू 2, रेडियल नोड मतलब n माइनस एल माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा बोलो? 2। तो एल की वैल्यू -2 पुट कर दो इक्वल्स टू 2। तो एन की वैल्यू क्या आ गई? 5 है ना। एल की वैल्यू कितनी है? 2। तो 5 क्या हो जाएगा? डी। एल की वैल्यू 2 मीन्स डी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। चलो नेक्स्ट पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एसेशन एंड अदर वन इज लेबल्ड एज रीजन इन TiI3 isomorph to this metal is present in +1 oxidation state। तो यस ऑब्वियसली यहाँ पे TiI3 है। TI टाइटेनियम नहीं है, थैलियम है। थैलियम +1 में, सीजियम भी +1 में। यस ये सही ऑप्शन है। थैलियम मेटल हैज 14f इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ये बोला 14f इलेक्ट्रॉन थैलियम में होंगे या नहीं होंगे? तो थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाल लेते हैं अपन। थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा बोलो? Xenon 54 एंड देन क्या होगा बोलो? 4f14 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 एंड 5d10 6s2 एंड 6p1। ये थैलियम होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो? 14 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बात तो सही है। इसके पास थैलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने f इलेक्ट्रॉन? 4f इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली थैलियम है ना, उस तो पीरियड नंबर से भी बात कर सकते हो। थैलियम वगैरह में क्या लगता है? थैलियम और क्या होता है? 13 ग्रुप में एग्जांपल आता है। बोला अली गया इंडिया टीलू। तो थैलियम और इंडियम के बीच में ना 5d सीरीज आती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 14f इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। मतलब इसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है बोलो? एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1। सिमिलरली सीजीएम में भी लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बोलो? एक इलेक्ट्रॉन। सीजीएम में भी लास्ट में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो इनर वाला सेल है पूरा पूरा क्या होगा? भरा होगा। अरे पूरा पूरा भरा होगा ना। अब अगर हम बात करें
तो ये इलेक्ट्रॉन भरा है इसीलिए कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +1 में, नहीं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है। ये 2 और ये 1 कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है, +3 में। तो क्यों नहीं हुआ बताओ, ये फील्ड ऑर्बिटल की वजह से। और यही बोल रहा है 49 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट आगे बढ़ा नहीं सकता, आगे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बढ़ा सकता। मतलब थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू थैलियम +3, है ना। अदरवाइज इसमें थैलियम में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती थी, +3। क्यों नहीं हुआ, ये फील्ड ऑर्बिटल है सारे के सारे। तो ये है ना बी, वो दोनों सही तो है ही, और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। A ball weight this दे रखा है मूविंग विद वेलोसिटी इतना, इफ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दे रखा 5%, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है, तो डेल एक्स इंटू डेल्ट वी क्या होता है, h/4πm, यही होता है। तो अपन को क्या निकालनी है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन इज इक्वल्स टू क्या होगा, h/4π मास इंटू डेल्टा वी दैट इज वेलोसिटी। तो h का वैल्यू क्या होता है, 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई 4, पाई का वैल्यू क्या होगा 3.14, मास इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा 9.11 इंटू 10⁻31 kg इंटू डेल्टा वी का वैल्यू क्या होगा बोलो, 90 का कितना परसेंट है, ये बाई 100। ठीक है, इसको अगर तुम सोल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू 10⁻33 मीटर, है ना। तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1, इंटीजर वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो 1। ओके, ये 1.17 आ रहा था अप्रोक्सीमेटली, तो क्या हो जाएगा 1 के आसपास, 1.17 को क्या बोल देंगे 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, ये हो सकता है क्या, काइनेटिक एनर्जी इसके प्रोपोर्शनल होगी या नहीं होगी। मैंने पीवाईक्यू में बहुत सारे पीवाईक्यू में सोल्व किया है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स होता है हाफ mv²। और दूसरा, जब ये इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बाहर इसे घूमता है तो क्या होता है, सेंटर की साइड क्या लगता है कोलम्बिक फोर्स, और बाहर क्या लग जाएगा mv²/r। तो सेंटर की साइड पर लगने वाला फोर्स k q1 q2/r², वो किसके इक्वल होगा बोलो, mv²/r। r से r अगर खत्म हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा kze²/r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो mv²। इसकी वैल्यू पुट कर देते तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास क्या आ जाएगी बोलो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ kze²/r। और r का वैल्यू तुम्हें पता है कितना होता है, r का वैल्यू होता है kze²/r होता है a0n²/z। z ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 k z²e²/a0n²। मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि किसके प्रोपोर्शनल है, z²/n²। यस, काइनेटिक एनर्जी किसका है ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी में क्या पार्ट है, ओनली क्या पार्ट है z²/n²। मतलब ये z²/n² के क्या है प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये पहला ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस z²। अब स्पीड इक्वल्स होता है कांस्टेंट, समथिंग कांस्टेंट k डैश इनटू z बाई क्या होता है n, तो v इंटू n क्या होगा, z के प्रोपोर्शनल होगा ना कि z²। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, क्या पूछा है फ्रीक्वेंसी। अब अपन को पता है फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है 1 टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता है डिस्टेंस विच इज 2πr डिवाइड बाई वेलोसिटी। अब 2πr, r किसकी प्रोपोर्शनल होता है, r किसकी प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनलिटी लिख रहे हैं खाली है ना, a0 n²/z। और वेलोसिटी क्या होती है बोलो, समथिंग कांस्टेंट, ये क्या होता है z/n। तो इसको तुम सोल्व करोगे तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बोलो, n⁻³ तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहाँ से उल्टी, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी z²/n⁻3। यही दे रखा है, चेक कर लो z², यार ना एक्चुअली मिस प्रिंट है यार, एक्चुअल एग्जाम में z² था, z²/n⁻3। ठीक है, एक मिनट जस्ट अ सेकंड। तो मतलब दूसरा थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, एक तरह से गलत हो गया ना, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, ये z²/n² हो गया, इन्होंने क्या कर दिया z3, तो ऑब्वियसली गलत हो गया। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन में है अभी उसके अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। कूलम्बिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन इज, अब कूलम्बिंग फोर्स देखते हैं, कूलम्बिंग फोर्स क्या होता है पता है तुम्हें, कूलम्बिंग फोर्स इज आल्सो क्या होता है k q1 q2/r²।
और तो सारी चीजें कांस्टेंट है, Q1 Q2 डिवाइड बाई R क्या होता है, अभी लिखा था अपन ने A नोट n स्क्वायर बाई Z, इसका स्क्वायर कर दो तो ये क्या आ जाएगा बोलो, K Q1 Q2 Z की पावर 2 डिवाइड बाई n A नोट n की पावर कितनी आ जाएगी बोलो 4, कितनी आ जाएगी 4। यहां से अगर इसको सोल्व करोगे तो Z स्क्वायर बाई फोर्स क्या हो जाएगा, अब इसमें पता है Q1 चार्ज होता है Z, Q2 चार्ज होता है E डिवाइड बाई A नॉट n की पावर 4 एंड Z स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा बोलो K E स्क्वायर Z की पावर कितनी 3 डिवाइड बाई A नॉट n की पावर 4, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, Z क्यूब अपॉन n की पावर 4, Z क्यूब अपॉन n की पावर 4, ये सही है। ठीक है, तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा बोलो, 1 एंड, अरे बोलो कौन कौन सा 1 एंड 4, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस मच इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द एटम ऑफ मेटल ए, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल ए इज, इतनी सफिशिएंट है तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए, किसके इक्वल होनी चाहिए बोलो, आयोनाइजेशन एनर्जी के, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी Hc बाई लैम्डा। किसमें पूछ रहा किलो जूल पर मोल में, तो मैंने बताया था 96 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डॉट नैनोमीटर। ठीक है, डिवाइड बाई लिम्बडा कितना दे 663 नैनोमीटर, नैनोमीटर से नैनोमीटर खत्म हो गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बोलो 1240.663 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब अपन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, अभी तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो जूल में बदलना है, तो क्या होगा 1240.663 एक एटम के लिए, तो इसको पहले तो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में ये होगा। फिर अपन बात करते हैं ये आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए निकालते हैं, एक मोल के लिए, किसके लिए एक मोल के लिए, तो एक के लिए ये है, एक एटम के लिए ये है, तो एक मोल के लिए क्या हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा अपन को, Na से, Na क्या होगा 6.0223 इंटू 10⁻23, और किलो जूल में बदलना चाह रहा है तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दो तो किलो जूल आ जाएगा। ये एक मिनट डिवाइड करना पड़ेगा ना किलो जूल के लिए, तो 10⁻3 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, किलो जूल में लिखना चाह रहे हैं तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10⁻3, इसको तुम सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, कितनी बोलो 180 किलो जूल पर मोल, कितनी आ गई बोलो 180 किलो जूल पर मोल। ठीक है, बोलो समझ आया 180 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फिर, चलो द गिवन 4 क्वांटम नंबर दे रखी है एंड देन बोला करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो n प्लस एल देख रहे हैं, इसमें n प्लस एल कितना आएगा 5, इसमें n प्लस एल कितना आएगा बोलो 5, अगेन इसमें n प्लस एल क्या आएगा 6, और इसमें n प्लस एल क्या आएगा 4, तो n प्लस एल सबसे ज्यादा किस में बोलो C में, तो C की सबसे ज्यादा एनर्जी, तो इसको कट कर दो, C की सबसे ज्यादा एनर्जी। फिर किस में n प्लस एल की वैल्यू एक और A और B में ज्यादा है, बट B में n की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, तो B की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी x कंपेयर टू A, और सबसे लिस्ट तो D की होनी है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलो B। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलिए B। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, the minimum uncertainty in the speed of an electron in one dimension length of 2a naught where a naught is Bohr radius is, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, स्पीड पूछिए, लेंथ कितनी हो सकती है, लेंथ में 2a नॉट हो जाएगी मैक्सिमम वेयर, अपन को पता है डेल्टा P इंटू डेल्टा V क्या होता है H/4πm, मैक्सिमम पूछा है ना अगले ने। अपन ये लेंथ में कितनी दे रखी है 2a नॉट, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा H/4πm, और ये क्या हो जाएगा 2a नॉट, क्या हो जाएगा बोलो 2a नॉट। बोर रेडियस दे रखी है अगले ने, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन वगैरह की वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ 548 किमी पर सेकेंड। ठीक है 548 किमी पर सेकेंड, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 548, ए नॉट वगैरह की वैल्यू पुट कर दोगे ना ऊपर से पाई वगैरह,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम एच एटम इज दिस मच, ये वेवलेंथ है, then energy absorbed by the electron in its ground state compared to minimum energy required for its escape from the atom is times. Wavelength for an electron emitted from H atom is this, then energy absorbed by the electron in its ground state compared to minimum energy required for its escape from atom is times. बताना है दोनों केस में क्या एनर्जी है। इतनी वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की, ये सुनो, इतनी एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन की, देन एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट कंपेयर टू मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट्स एस्केप फ्रॉम एटम। अब अपन को क्या है, इसकी इतनी एनर्जी ये है, मतलब एनर्जी बाद में भी रह गई है इसके पास एनर्जी। तो पहले क्या था, यहाँ पे न्यूक्लियस में था इलेक्ट्रॉन, फिर कहाँ पे पहुंचा है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पहुंचने में जो एनर्जी होगी उसको क्या बोलते हैं अपन, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद भी अगर एनर्जी है, एनर्जी ज्यादा आई इस इलेक्ट्रॉन को किससे, आयोनाइजेशन एनर्जी से, तो बाकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी बोलो, बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके पास बाद में भी एनर्जी है ना यार, वेवलेंथ है, तो टोटल एनर्जी कितनी अब्जॉर्ब की होगी, वो क्या होगी, एनर्जी जो अब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो अब्जॉर्ब्ड एनर्जी वो क्या हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी बाद में प्लस इलेक्ट्रॉनों को ग्राउंड स्टेट से वहां तक भगाने की एनर्जी। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकल जाएगी, ये बाद में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगा ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अगर वेवलेंथ है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हो तुम, अपन को फॉर्मूला भी पता है, लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है, h अपॉन √2m k होता है ना। तो यहाँ से स्क्वायर कर दो, याद है ना डी ब्रोगली, लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन 2m k। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बोलो, क्या हो जाएगी बोलो, h स्क्वायर 2m लेमडा स्क्वायर, यही होगी क्या। सो अब बता दो यार तुम वैल्यू मेरे को, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बोलो, h स्क्वायर, h का स्क्वायर क्या होगा 6.626 इंटू 10⁻34, h का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मास कितना होगा, इलेक्ट्रॉन है ना 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू लेमडा स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो 3.3 इंटू 10⁻10 का होल स्क्वायर। ये एनर्जी काइनेटिक होगी, प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी हाइड्रोजन की, आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है बताओ, होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पता ना, याद है ना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किसमें बदल लो, जूल में। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू लगभग दोनों बराबर से आएगी, ये वैल्यू आएगी जूल में 2.17 इंटू 10⁻19 प्लस ये आएगा 21.8 इंटू 10⁻19, मतलब ये कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 43.56 इंटू 10⁻19, विच इज डबल है किसका, मतलब ये आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या हो जाएगा बोलो, डबल है किसका, डबल ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी है ना। ये जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, बोलो दोनों इक्वल है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, सो 2 टाइम्स हो जाएगा, कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना अपन नेक्स्ट वाले में। A circular path around the nucleus in which an electron move is Bohr's orbit. Yes, circular path में घूमता है। An orbital is the one electron wave function. An orbital है ना, one electron wave function होता है ना यार, सही बात है ना। फिर क्या, existence of Bohr's orbit is supported by hydrogen spectrum. Yes, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ये बोहर ऑर्बिट एक्सप्लेन कर पाया था। एटॉमिक ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्वांटम नंबर n and l ओनली, नहीं यार n l m वगैरह से कैरेक्टराइज होता है। ठीक है, m नहीं दिया इसलिए गलत हो जाएगा। सो क्या गलत हो गया बोलो, d, तो d करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर एनर्जी बताना है। तो n प्लस एल से देखना है, पहले में n प्लस एल क्या आएगा 3, दूसरे में क्या आएगा 4, अगले वाले में क्या आएगा 4 और नेक्स्ट वाले में क्या आएगा 5। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी बोलो डी। तो किस ऑप्शन में नहीं है डी, डी एक पहले में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी डी। n प्लस एल ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, फिर बी और सी में n प्लस एल दोनों में सेम है तो एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिसका n वैल्यू ज्यादा। तो किसका बी में ज्यादा एनर्जी एज कम्पेयर टू सी। एक ही लिस्ट होनी है बिकॉज n प्लस एल वैल्यू इसकी क्या लिस्ट, n प्लस एल वैल्यू सेम तो एनर्जी डिसाइडेड बाई n वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है given below are two statement, one is labeled as assertion and other one is labeled as reason. Energy of 2s orbital of hydrogen atom is greater than that of 2s orbital of lithium. हाइड्रोजन की ये बोल रहा है ज्यादा है एज कंपेयर टू लिथियम, एज कंपेयर टू लिथियम। अब पता अपन को पता जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी भी क्या होगी बताओ। एनर्जी भी क्या होगी बढ़ेगी, बट किस में नेगेटिव में, इसलिए हाइड्रोजन वाले की एनर्जी बढ़ जाएगी और इसकी लिथियम की कम हो जाएगी। एक्चुअली नेगेटिव में बढ़ती है एनर्जी का। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो क्या होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन द सेम सब सेल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। सही बात बोल रहा है ना। सेम सब सेल में क्या होती है, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, एनर्जी माइनस में बढ़ेगी मतलब ओवरऑल क्या होगी घटेगी। तो ये भी सही है, तो असर्शन एंड रीजन दोनों सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है ना, ये ऊपर वाला ही तो बात बोली है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। कंसिडर एन इमेजिनरी आयन, इस आयन को कंसिडर करना है अपन को। The nucleus contains a% more neutron than number of electron in the ion. A is इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की जाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बोलो 22 + 3 एटॉमिक नंबर वो है ना, क्या 22 है ना एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे बोलो। एटॉमिक नंबर 48 - 22, टोटल मास नंबर क्या है 48 है ना, माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो 26। परसेंटेज इंक्रीज कितना है, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन कितने बोलो 26 ओवर इलेक्ट्रॉन कितने 25 डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन कितने थे, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बताना ना, इंटू 100। ये वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो 4%। क्या वैल्यू आ जाएगा फिर 4%, क्या आएगा बोलो ये परसेंट 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन विल बिकम इक्वल व्हेन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज x टाइम द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन द वैल्यू ऑफ x इज। बता दीजिए यार, ये तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का हाइपोथेसिस है ना। तो लैम्ब्डा इक्वल्स टू क्या होता है h/mv। किस किस को रिलेट करना है अपन को, वेवलेंथ को इक्वल बनाना है तो m × v बराबर होना चाहिए। तो m इलेक्ट्रॉन का v इलेक्ट्रॉन का इक्वल्स टू क्या होगा बोलो मास न्यूट्रॉन का और वेलोसिटी न्यूट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिवाइड बाई न्यूट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉन का मास डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन का मास। ये वैल्यू क्या होगी, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻27 ऊपर दिया है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 × 10⁻31। ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0.17582 × 10⁴। नियरेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा बोलो 1758 अप्रोक्स।
ठीक है 1758. When the excited electron of H atom from n is equals to 5 drop to ground state, maximum number of emission line observed. कितनी लाइन ऑब्जर्व हो जाएगी बोलो? तो क्वेश्चन क्या बोला है? When the excited electron of H atom from n is equals to 5 drop to ground state, तो मैक्सिमम लाइन कितनी आएगी? तो 5 से कहाँ पे जा रहा है बोलो? ग्राउंड स्टेट में. तो अपन को पता है ना 5C2 वाला चीज चूज करना है. तो क्या हो जाएगा? n इंटू नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में कूदता है तो क्या होता है? n इंटू n माइनस 1/2. n का वैल्यू क्या है? 5 इंटू 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4/2. ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 10. तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आ जाएगी बोलो? 10. यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये बोला विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड. कौन सा नहीं अलाउड है, मतलब कौन सा सही नहीं है. तो अपन को क्या देखना है? n3 l2 इससे कम हो सकता है, m0 हो सकता है, स्पिन हाफ हो सकती है. यस n3 l2 हो सकता है, इससे कम. मैग्नेटिक नंबर -2 -l से +l होता है, स्पिन क्वांटम नंबर प्लस या माइनस हाफ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बात करते हैं. तो n3 l3 नहीं, n और l इक्वल कभी नहीं हो सकता. l हमेशा किससे कम होगा बोलो? l हमेशा n से कम ही होगा. तो गलत हो गया. अगला भी ठीक है ना. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो? सी नहीं अलाउड है. तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास बोलो? सी आ जाएगा. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is the correct plot for the probability psi square as a function of distance for the 2s ऑर्बिटल के लिए बताना है. तो 2s ऑर्बिटल में रेडियल नोड कितने होंगे बता सकते हो मेरे को? n कितना है? 2. l क्या होगा? 0 -1. रेडियल नोड कितना होगा? एक. तो रेडियल नोड देखो एक, इसमें कोई भी नोड नहीं है, इसमें एक रेडियल नोड है. इसमें कितना है? इसमें एक रेडियल नोड इसमें भी है ना. इसमें 2 रेडियल नोड है, तो ये नहीं हो सकता. अब देखो साई स्क्वायर के बारे में पूछना चाह रहे हैं ना, तो नेगेटिव पार्ट नहीं होगा, ओनली क्या पार्ट होगा? पॉजिटिव. तो करेक्ट ऑप्शन नहीं हो जाएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीटी. प्लेटिनम का पूछना चाह रहा है. तो प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बोलो? पीटी का एटॉमिक नंबर 78 है, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जेनॉन उसका 54 होता है. बाद में 4f में इलेक्ट्रॉन ब्रो कितना? 14. फिर 5d9 एंड 6s1 होता है. एक्सेप्शन होता है, ध्यान में रखना यार. प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एक्सेप्शन. तो क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ए. यस और नो? क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ए. ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन. Which of the following statement is correct? The electronic configuration of Cr 3d5 4s1. Yes. नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर may have नेगेटिव वैल्यू. यार m की माइनस वैल्यू हो सकती है, कोई दिक्कत है नहीं है. द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग. in the ground state of an atom the orbital are filled in increasing order of increasing energy. in ground state of an electron orbitals are filled in order of increasing energy. इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ बाउ रूल लगता है ना. इंक्रीजिंग ऑर्डर इन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही भरता है. ओके द टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाय नहीं n-1 से देते हैं. कितने से? n-1. तो डी गलत हो गया, तो ना तो ये आएगा. फिर देखते हैं ए बी और सी तीनों सही है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा अपने पास? आप बताओ. क्वेश्चन इज सेइंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज पॉजिटिव इंटीजर. वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4. ठीक है. फॉर द एजियोमेट्रिक क्वांटम नंबर l for given value of n can have 0 to n-1, ना कि n के इक्वल. ठीक है ये गलत हो गया. द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m for a particular l क्वांटम नंबर हैज 2l + 1 वैल्यूज. ये सही बोला इसने. फिर प्लस माइनस हाफ आर 2 पॉसिबल वैल्यू इलेक्ट्रॉन स्पिन. यस. नेक्स्ट l = 5. देयर विल बी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसके इक्वल होता है? 2l + 1 के इक्वल होता है. तो l की वैल्यू कितनी है बोलो? 5 + 1. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बोलो? 11. तो ये गलत हो गया. क्या ई गलत हो गया? तो क्या हो गया बोलो? ए सी डी सही है क्या? ए सी डी सी आंसर हो जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं अपन. इफ द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज दिस.
maximum wavelength of photon required to remove a photoelectron from the metal. मैक्सिमम वेवलेंथ तो वर्क फंक्शन के इक्वल होना चाहिए. क्या होना चाहिए बोलो? वर्क फंक्शन के इक्वल होना चाहिए. तो जो एनर्जी है वो क्या 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. सो क्वेश्चन में वर्क फंक्शन दे रखा था अपन को और मैक्सिमम वेवलेंथ बतानी थी. तो वर्क फंक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एच सी बाई लेमडा मैक्स 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. एच का वैल्यू रख दो, क्या होगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. सी का वैल्यू क्या होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8. यही होगा ना, डिवाइड बाई लेमडा मैक्स. तो इसको अगर तुम सोल्व करोगे तो लेमडा मैक्स कितना आ जाएगा बोलो? सो लेमडा मैक्स को अगर तुम सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी ये 300 नैनोमीटर. कितनी? 300 नैनोमीटर. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 300. कितना? 300. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Next question is saying, consider the following set of quantum number. Correct set of quantum number. n और l इक्वल नहीं हो सकता. फिर n और l का में चलेगा और इसके इक्वल हो सकता है m और l. फिर क्या है? n कितना है? n 2 l 1 चलेगा. m इसके इक्वल या इससे कम हो चलेगा. n और l इक्वल नहीं हो सकता. तो करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं बोलो? 2. तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बोलो? 2. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ अ मिनट पार्टिकल इन ए स्पेस आर दिस एंड दिस. मास ऑफ पार्टिकल अपन को पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या होता है? h अपॉन 4 पाई m. तो मास क्या हो जाएगा बोलो? h अपॉन 4 पाई m. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डालना पड़ेगा. इन सब की अगर वैल्यू डालें अपन, h का वैल्यू क्या होगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइड बाई 4. पाई का वैल्यू क्या होगा 3.14. डेल्टा एक्स बोल रखा है अगले ने. डेल्टा एक्स का वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 7 राइट. और डेल्टा वी का वैल्यू है 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26. इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? सो पार्टिकल का मास कितना आ जाएगा बोलो? 22 ग्राम. कितना? 22 ग्राम. ओके, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 22.